स्टैटिस्टिक्स। ऐसे तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं, इसकी ओरिजिन कहां से होती है। तो स्टैटिस्टिक्स की ओरिजिन के लिए आपको बता दिया जाए, ये 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। स्टैटिस्टिक्स 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। लैटिन वर्ड स्टेटस, लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। इन तीनों वर्ड से मिलाकर एक वर्ड डिफाइन किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। हम इन तीनों वर्ड्स को आगे इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे जिस वर्ड को हमें यूज करना है, जिस वर्ड को हमें सीखना है, जिस वर्ड के बारे में जानना है, वो हम पा चुके हैं। और वो वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इन्हीं 3 वर्ड से स्टैटिस्टिक्स वर्ड की वर्जिन होती है। और स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में कहा जाता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कहीं से भी पा जाएं, अगर उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर लिया जाए, इसी को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब एज्यूम करें कि अगर एक कोई क्लासरूम है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने कलेक्ट कर लिया। जो मार्क्स मिलेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यूज में मिलेंगे। अगर उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए, ये स्टैटिस्टिक्स है। एक किसी ऑफिस में बहुत सारी इंप्लॉइज जॉब कर रहे हैं, उन सभी इंप्लॉइज की सैलरी मिल जाए, सैलरी ना मिल जाए, ये हमें मिल जाए इंफॉर्मेशन कि किस पर्सन को, किस इंप्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है। तो जो सैलरी हम पाएंगे, ये कि किस पर्सन को कितनी सैलरी मिल रही है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज में हमें मिलेगा। अगर इनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया जाए, स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। एक किसी क्लासरूम के फर्स्ट रो में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स के हाइट्स कंसीडर कर ले जो फर्स्ट रो में बैठे हैं। हाइट्स जो मिलेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यूज में मिलेंगे। अगर उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए, स्टैटिस्टिक्स हो गया। इन शॉर्ट, कहीं से भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज पा जाए, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन रेज होता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करें कैसे? न्यूमेरिक वैल्यूज तो मिल गए, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? क्योंकि सिस्टमेटिक एक ऐसा वर्ड है, इसकी आज तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं बनी। सिस्टमेटिक तरीके से खड़े हो जाओ, पता नहीं है किस तरीके से। इधर फेस करके खड़े हो, इस तरफ फेस करके खड़े हो, इस तरफ फेस करके खड़े हो। ये जहां ये वर्ड यूज किया जाता है, वहां की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो हमारा तरीका क्या होगा। सिमिलरली यहां देखो, न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। अब वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए बताया गया कि वो सिस्टमेटिक तरीके 2 हैं। पहला बाय प्लूरल, फर्स्ट बाय प्लूरल सेंस, और सेकेंड बाय सिंगुलर सेंस। दो तरीके से ही आप न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली और दूसरा सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली। क्या है इन दोनों में डिफरेंस? प्लूरल सेंस में यह कहा जाता है कि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टेटमेंट फॉर्म के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली माना जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट डायरेक्ट कर देते हैं, उन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज को एनालाइज करके, तो यह सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट सिंगुलर के अकॉर्डिंगली माना जाएगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने यहां लिख दिया, 120, 130, 90, 125, 100, 85, 110, 105, ये न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने लिखा। क्या इन न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स कहा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा 110, आपने कहा क्या 110? अभी इन न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। और अगर इससे डिफर एक टेबल हमने क्रिएट किया, अगर इससे डिफर हमने एक टेबल क्रिएट किया, गवर्नमेंट स्कूल
प्राइवेट स्कूल, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, और यहां लिख दिया हमने आर्ट साइंस, आर्ट साइंस। क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं। अब प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया? प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों अलग अलग हैं तो ये कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर जाता है। क्या कहा गया? अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टेटमेंट फॉर्म के साथ मिलाया जाए तो इससे जो हम फॉर्मेट तैयार करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों साथ साथ होने चाहिए। एज लाइक दिस, देखो अगर मैं यहां लिख दूं 120, 130, 90, 125, 100, 85, 110, 105। अब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट में कितने हैं, बॉयज गर्ल्स आर्ट्स सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हुआ किस सेंस के अकॉर्डिंगली? प्लूरल। क्यों प्लूरल? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों साथ साथ दिए गए। सिंगुलर से कैसे स्टैटिस्टिक्स बनेगा? आप एज्यूम करो कि अगर कहीं हमें 100 स्टूडेंट्स के किसी एक सब्जेक्ट के टेस्ट के मार्क्स मिल गए, जो 100 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स मिल रहे हैं, अगर उन सभी न्यूमेरिक वैल्यूज को एनालाइज करके मैं ये कह दूं कि इस क्लासरूम में 50% स्टूडेंट फर्स्ट पास हो रहे हैं, 30% स्टूडेंट सेकंड पास हो रहे हैं, 20% थर्ड पास हो रहे हैं, मैंने क्या किया? सभी स्टूडेंट्स के जो उस क्लासरूम में थे, जो सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे थे, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करके एनालाइज करके रिप्रेजेंट कर दिया। स्टैटिस्टिक्स ये भी है, लेकिन ये सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली है। तो अब जरा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लूरल और सिंगुलर में क्या डिफरेंस बना? भाई न्यूमेरिक वैल्यूज तो दोनों में यूज किया जा रहा है, लेकिन एक में विद स्टेटमेंट फॉर्म और एक में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। क्लियर करो इस डिफरेंस को। न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों में होने चाहिए, एक में विद स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरे में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म के साथ जब डिफाइन होता है तो यह प्लूरल के अकॉर्डिंगली माना जाता है स्टैटिस्टिक्स, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट एनालाइज करके रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स होता है सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली। केवल दो ही तरीके हैं स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन किसी और मेथड से करें, सिंगुलर और प्लूरल को छोड़कर किसी और मेथड से करते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दो के अकॉर्डिंगली ही स्टैटिस्टिक्स बनता है, प्लूरल और सिंगुलर। क्वेश्चन तुरंत रेज होता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आते कहां से हैं? ऐसा तो नहीं कहीं रखा हुआ उठा लिया। न्यूमेरिकल वैल्यूज आते कहां से हैं हम आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा में। सोर्सेस ऑफ डेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा। फर्स्ट, इंटरनल, सेकेंड एक्सटर्नल। इंटरनल, वी नो दैट देयर आर सो मेनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सभी टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन हमें देती रहती हैं। जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे, वह सभी इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। इसके बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, वो सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। एक बार फिर क्लियर करते हैं, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे, वह सभी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में लिखे जाएंगे। इसके बाहर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो वह सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में आएंगे। एंड अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंड, सेकेंडरी। प्राइमरी, दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जिस ग्रुप या जिस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। सेकेंडरी क्या है? किसी थर्ड पार्टी से उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें। अब माइनर डिफरेंस है तीनों में। अब हम तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। कौन कौन से? इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्योंकि अब एक्सटर्नल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी में। कोई एक ग्रुप या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन
अगर डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे वह इंटरनल हुआ, आपके पूछने पर इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्राइमरी हुआ, थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिलती है तो सेकेंडरी हुआ। यही डिफरेंस है। थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करो कि एक कोई क्लासरूम है, आप क्लासरूम में गए, बिना आपके पूछे क्लासरूम के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी वन बाय वन अपनी इंफॉर्मेशन देते चले जा रहे हैं। इसको हम किस में लिखेंगे? इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। क्यों? आपके पूछे बिना उस पूरे क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज इंटरनल। प्राइमरी क्या हुआ? आपने क्लास में एंटर किया, आपने सभी स्टूडेंट्स से वन बाय वन अपनी उनकी इंफॉर्मेशन ले लिया। दिस इज प्राइमरी, आपके पूछने पर इंफॉर्मेशन मिली। थर्ड क्या है? आपने भी नहीं पूछा किसी स्टूडेंट से उनकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स ने भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बाहर ऑफिस से आपने उस पूरे क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। दिस इज सेकेंडरी। माइनर डिफरेंस है तीनों में, इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो भी डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दे इंटरनल, आपके पूछने पर मिले प्राइमरी, थर्ड पार्टी से मिले सेकेंडरी। माइनर डिफरेंस होता है, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से क्लियर किया जा सकता है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है मैन टू मैन अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। पहले एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का मैं नाम जानना चाहता हूं। अभी मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं जानता। हमारे पास तीन तरीके हैं। एक, वो डायरेक्ट स्टूडेंट मेरे को अपना नाम बता दे, इंटरनल, मैं उससे उसका नाम पूछ लूं, प्राइमरी। थर्ड, उसके पास के जो स्टूडेंट्स बैठे हों उनसे मैं उनका नाम, उस लड़के का नाम पूछ लूं। उसके पास के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे मैं उस स्टूडेंट का नाम पूछ लूं जिसका नाम मैं जानना चाहता हूं। दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, तो आप चेक करके देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आप केवल तीन तरह से ही जान सकते हैं, इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी से। सोच कर देखो, फोर्थ कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट यह है, ये मैन टू मैन अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन इंटरनल ही हो या सभी के लिए प्राइमरी ही हो, सभी के लिए सेकेंडरी ही हो। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड तीन जर्नलिस्ट हैं जो जाने वाले हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं। जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो तीन जर्नलिस्ट थे जो जाने वाले थे, उसमें दो ही अंदर जा पाए, एक जर्नलिस्ट बाहर ही रह गया। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। एक जर्नलिस्ट ने मुकेश अंबानी से मान लो कोई एक क्वेश्चन रेस किया, मुकेश अंबानी ने उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब जिसने पूछा था, जिस जर्नलिस्ट ने पूछा मुकेश अंबानी से क्वेश्चन, उसके लिए मुकेश अंबानी की वो इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी, क्योंकि उसने पूछा, उसे मिला। लेकिन उसके बगल में एक जर्नलिस्ट और भी तो बैठा हुआ था, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई? इंटरनल। जरा समझो, उसे तो वो इंफॉर्मेशन फ्री में मिल गई ना, उसे वो इंफॉर्मेशन फ्री में मिल गई, क्योंकि उसने तो पूछा नहीं था, पूछा तो बगल वाले ने था, तो वो हो गया इंटरनल। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुआ, ये दोनों जर्नलिस्ट बाहर निकले। अब जो तीसरा जर्नलिस्ट अंदर नहीं जा पाया था, उसने पूछा उन दोनों से कि मुकेश अंबानी ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया। उन दोनों ने उस जर्नलिस्ट को भी बता दिया जो बाहर था। तो जो बाहर वाला जर्नलिस्ट था, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गई? सेकेंडरी। तीन जर्नलिस्ट, तीनों के लिए इंफॉर्मेशन अलग अलग, एक के लिए प्राइमरी, दूसरे के लिए इंटरनल, तीसरे के लिए सेकेंडरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी केयरफुली, कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो किसके लिए क्या है, ये आपको देखना है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन सभी के लिए एक ही नहीं हो सकती। ठीक, जो इंफॉर्मेशन इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी से मिलता है, किस तरह से मिलेगा, आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। There are three types of presentation of data. First, textual form. First, textual form. Second, tabular form. Third, diagrammatic form. Third, diagrammatic form. First, textual form.
अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म में दे, वो इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म में होती है, यह माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कोई जर्नलिस्ट मुकेश अंबानी से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, मुकेश अंबानी ने एक प्रिंटेड स्लिप जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड लिखा हुआ है, उन्होंने उसे दे दिया। मुकेश अंबानी अपनी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देना चाहते हैं? टेक्सुअल फॉर्म। जो स्टेटमेंट फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्सुअल फॉर्म की होती है माना जाता है। न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स में जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की होती है। ठीक, टेबुलर क्या होता है? अगर किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रोज कॉलम्स के टेबल के फॉर्म में दी जाए, वो इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म की होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बॉयज गर्ल्स, आर्ट साइंस, सब कुछ यहां से डिलीट कर दिया गया है, केवल ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें टेबुलर फॉर्म में मिली है। गवर्नमेंट स्कूल की अलग इंफॉर्मेशन, प्राइवेट अलग, बॉयज गर्ल्स, आर्ट साइंस, सब कुछ इसमें गिवन है। ये इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म की है। डायग्रामेटिक क्या होता है? अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन डायग्राम के बेस पर दे, उसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म कर देंगे। लेकिन डायग्राम के बेस पर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह से अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहला, लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो ग्रुप अपनी इंफॉर्मेशन दे, या बार डायग्राम के अकॉर्डिंगली वह ग्रुप अपनी इंफॉर्मेशन दे, या पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे। तो डायग्राम के बेस पर इंफॉर्मेशन तीन तरह से मिल सकते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। क्या है समझते हैं। फर्स्ट, लाइन डायग्राम। एज्यूम करो कोई एक कंपनी है, एज्यूम करो कोई एक कंपनी है जिसने एक्स एक्सेस पर ईयर्स शो किया है, एक्स एक्सेस पर ईयर्स, और वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस, प्रॉफिट इन मिलियंस। और उस कंपनी ने 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन को शो किया है, 2000, 2001, 2, 3, 4। प्रॉफिट इन मिलियंस में 10, 20, 30, 40। उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया। देखकर आपको बताना है कि किस ईयर में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है। केवल एक डायग्राम, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई टेबल नहीं, केवल ये उस कंपनी ने एक डायग्राम शो किया। आप इजिली इस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि किस ईयर में उस कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है। 2000 में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है? 20 मिलियंस। 2001 में 30 मिलियंस, 2002 30 मिलियंस, 2003 40 मिलियंस, और 2004 40 मिलियंस। कंपनी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने कोई टेबुलर फॉर्म नहीं बनाया, केवल एक डायग्राम। और कंपनी अगर केवल एक डायग्राम शो करे तब भी हम देखकर बता सकते हैं कि किस ईयर में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है। दिस इज डायग्रामेटिक फॉर्म। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि डायग्रामेटिक फॉर्म में तो तीन है, ये कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट्स यहां क्या है? प्रॉफिट्स है। जब ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन लाइन डायग्राम की होती है माना जाता है। यहां देखो, सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किए गए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन लाइन डायग्राम की है, ये मान लिया गया। ठीक, नेक्स्ट, मान लो एक कोई दूसरी कंपनी है, मान लो एक कोई दूसरी कंपनी है, उस कंपनी ने भी एक्स एक्सेस पर ईयर्स को शो कर दिया और वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस को शो किया। उस कंपनी ने 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी इंफॉर्मेशन को शो किया है, 2005, 6, 7 और 8। 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन और प्रॉफिट इन मिलियंस में 5, 10, 15, 20। और उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से बनाया। हमें देखकर बताना है कि किस ईयर में प्रॉफिट कितना रहा है।
कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से बनाया। हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा ना बने, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा ही जिससे आप यूनिट्स को इजीली डिफाइन कर सकें। तो आप जरा देखकर बताओ इसे। 2000 में प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी का? 5 मिलियंस। 2006 10 मिलियंस। 2007 10 मिलियंस। 2008 20 मिलियंस। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए जो डायग्राम दिया, उसके बेस पर हमने ईयर वाइज प्रॉफिट्स को बता दिया। ये डायग्राम के बेस पर मिला हुआ है, ये डायग्रामेटिक फॉर्म तो हो गया, लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म में कौन है? तो 3। इस डायग्राम को हम बार डायग्राम कहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स जो इस एग्जांपल में प्रॉफिट्स हैं, इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। जब ऑब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी डायग्राम में, तो उस डायग्राम को बार डायग्राम कहा जाता है। तो यह पहला किसके लिए है? लाइन डायग्राम है। और दूसरा क्या है? बार डायग्राम। बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। समझे, जब कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप अपने प्रॉफिट्स को सर्कल में रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में उस डायग्राम को हम पाई चार्ट कहते हैं। अगर डायग्राम सर्कल में शो किया गया हो, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। लेकिन सर्कल में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सेंट्रल एंगल्स निकालना चाहिए, क्योंकि सर्कल में विदाउट एंगल्स नहीं बनाया जा सकता है डायग्राम। ठीक। और सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, सेंट्रल एंगल्स इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप किसी भी डिपार्टमेंट के सेंट्रल एंगल को निकाल सकते हैं। और अगर बहुत सारे सेंट्रल एंगल्स को एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इसी को पाई चार्ट कहा जाता है। क्योंकि सर्कल में जो बनेंगे पार्ट्स जो बनेंगे वो एंगल्स के बेस पर बनते हैं, और एंगल निकालने का तरीका यह है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग को हम एग्जांपल में लेते हैं। सोर्सेस, इनकम इन मिलियंस, ये एक एजम्पशन है इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए। इनकम इन मिलियंस। मान लो इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो रही है 120 मिलियंस की मान लो, और जीएसटी से मान लो हो रही है 110 मिलियंस की। मान लो रेलवे से हो रही है इनकम 90 मिलियंस की, और मिसलेनियस से हमने मान लिया 80 मिलियंस की हो रही है इनकम। डिपार्टमेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इन 4 को ही शो किया है। अब इससे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? सेंट्रल एंगल्स। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला देखो ये यूज करेंगे, एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। अब सबसे पहले हम टोटल वैल्यू तो निकाल लें। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? इनके एडिशन को अगर हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 400। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए 120 इंटू 360 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल 400। और अगर हम जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करें तो 110 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। रेलवे की अगर हम बात करें तो 90 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। और अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो 80 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। अब इनको अलग अलग अगर कैलकुलेट करें तो 4 9 36 और 12 9 108 डिग्री। नेक्स्ट 4 9 36 और 11 इंटू 9 हो गया 99। नेक्स्ट 4 9 36 9 इंटू 9 81 डिग्री। और नेक्स्ट 4 9 36 और 9 इंटू 8 72 डिग्री। ये हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल्स। एक बात आपको यहां ध्यान रखनी चाहिए कि जो सेंट्रल एंगल्स मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स कितने भी दिए जाए, उन सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 ही होना चाहिए। यहां 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो 4 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 होगा। 6 होते तो 6 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 होता। जितने भी दिए जाएं, सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल्स का एडिशन 360 ही होना चाहिए। और अगर हम इन सेंट्रल एंगल्स को
सर्कल में रिप्रेजेंट कर दें, इसी को पाई चार्ट कहा जाता है। जैसे अगर हम यहां 108 मान लो, यहां हम लिख दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 99, ये जीएसटी हो गया, और रेलवे 90, और ये हो गया मिसलेनियस। ध्यान देना, ये एंगल हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, लेकिन एक लमसम मैंने बना दिया है, आप इसे समझ लें। ठीक है, इस तरह से आप देखें। तो अब इसी को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक, सेंट्रल एंगल ये रहा और पाई चार्ट ये रहा। सेंट्रल एंगल्स के बेस पर ही पाई चार्ट बनाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पाई चार्ट में हमेशा एंगल्स यूज किए जाते हैं, ये एंगल्स हैं। अगर 6 होते तो 6 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल्स को बना लिया जाता। तो ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन करने के लिए ये जो प्रेजेंटेशन में बताया गया टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक फॉर्म के 3 लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, एक बार फिर मैं इसे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। लाइन डायग्राम, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी डायग्राम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किए जा रहे हैं, लाइन डायग्राम। इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में बार डायग्राम, और सेंट्रल एंगल्स को सर्कल में रिप्रेजेंट करना पाई चार्ट कहा जाता है।